चलिए आ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। आज हम लोग का जो क्लास होने वाला है यहाँ पे वो आपके सामने आ चुका है। 17वां क्लास है, 17वां आपका जो है आज का क्लास है। चलिए आ जाइए। देखिए हम लोग यहाँ पे कौन सा सीरीज चल रहा है, तो आज हम लोग सबसे पहले बता दें आपको कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए और रेलवे का ऑल एग्जाम के लिए ये कारीगर है। एएलपी टेक्नीशियन का हम लोग प्रीवियस ईयर का सीरीज कर रहे हैं और 20/8/2018 का आज आप लोग का हम लोग शिफ्ट 2 जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका से करेंगे। और आज आपका ये कौन सा दिन है, तो ये आपका 17वां दिन है। 16 क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग कहां से कर रहे हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो जो आपका एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का ये आपका क्या है, ये 39 सेट है। इसी बुक का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। इस बुक का पीडीएफ बुक का कंप्लीट हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ये आपका एएलपी टेक्नीशियन का 39 सेट है। 39 सेट में से 30 सेट आपका ये किसका है, तो सीबीटी 1 का है। ठीक है, और 9 सेट आपका जो है वो आपका सीबीटी 2 का है। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले सीबीटी 1 वाले को हम लोग खत्म करेंगे आपका। ठीक है, चलिए इसको अगर लेना है आपको तो सिंपली इस नंबर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। 74 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7488209501। ये तो रहा इसके क्लास के रिकॉर्डेड में। अगर आपको दूसरा चीज है, अगर किसी को साइंस 0 से तैयारी करना है तो ये आपका साइंस एनसीईआरटी कंप्लीट आपका ये बैच है। ये टेक्नीशियन के लिए स्पेशल है। टेक्नीशियन में 40 नंबर का है। एएलपी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एनटीपीसी सामने ग्रुप डी हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपका कंप्लीट है आपका, तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं। लेना कैसे है, तो इसके लिए इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ये जो आपको एमजी क्लासेस करके ऐप दिखाई दे रहा है, एमजी क्लासेस करके ऐप जो है आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको पेड कोर्स पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आप वो बैच साइंस एनसीईआरटी का ले सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आए इस नंबर पे कोर्स के लिए मैसेज कर लीजिएगा 9334314152। ठीक है, आइए अब हम लोग बात कर लिए हैं, अब हम लोग इस पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर बस अब आप देते जाइए। करना कैसे है, देखिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए जरा सा। आपको क्या करना है, आंसर देते जाना है। कैसे आंसर देते जाना है उसको जरा सा देखिए क्या करना। और लास्ट में टोटल 20 मार्क्स में से कितना नंबर आपका सही हुआ, पहले इसका आंसर क्या, हमारे आंसर बताने से पहले आपको आंसर कमेंट कर देना है। और लास्ट में मिलाइएगा कि 20 में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, क्योंकि आपका सामने में एएलपी का एग्जाम है। ठीक है, चलिए फाइटो हार्मोन क्या है इसको अगर जरा सा देखा जाए। देखिए फाइटो हार्मोन आपका क्या है, तो फाइटो हार्मोन इसी को कहा जाता है प्लांट हार्मोन। पादप हार्मोन इसी को कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है, तो पादप हार्मोन जो है, पादप हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन इसी को कहा जाता है फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन क्या है, तो ये आपका है प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ है। जो प्रकाश संश्लेषण है, जो आपका इसमें फोटोसिंथेसिस है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ है, उसी को कहा जाता है फाइटो हार्मोन या फिर उसी को कहा जाता है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन हम लोग इसको देख चुके हैं। दूसरा आपके मन में आएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है इसके लिए कौन कौन से अनिवार्य तत्व हैं आपके सामने। तो पहला नंबर आपके सामने क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा नंबर जल, सूरज की प्रकाश और पर्णहरित। पर्णहरित ये चार जो इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका जल, सूरज की प्रकाश और पर्णहरित, ये चारों जो है सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है किसके लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण कहां पे, जनरली हरे पौधे में आपका जो है, हरे प्लांट में आपका प्रकाश संश्लेषण आपका जो वहां पे क्रिया उसका दिखाई देता है आपका। ठीक है, और एक चीज है यहाँ पे समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण में उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया होती है। कौन कौन सा होता है, उपचयन भी होता है, उपचयन और अपचयन दोनों आपका, उपचयन और आपका अपचयन दोनों प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण में।
कैसे उपचयन हो गया, जरा सा हम लोग उसको बस देख लेते हैं। देखिए उपचयन कैसे होगा, उपचयन किसमें हो रहा है, जल में आपका उपचयन हो रहा है। किससे, तो जैसे ऑक्सीजन आपका प्राप्त होता है, बनता है, तो जल का आपका क्या होगा, तो ये आपका उपचयन हो रहा है जल का, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो ये आपका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है कैसे, तो जैसे ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का आपका अपचयन हो जाएगा, ठीक है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब हो गया आपका रिडक्शन। ये क्लियर हो गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ है। प्लांट हार्मोन इसी को कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, जरा सा आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पादप हार्मोन जिन्हें क्या कहा जाता है, फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। पौधों की जैविक क्रिया के बीच सामान्य स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को फाइटो हार्मोन कहा जाता है। मतलब क्या हो गया आपके सामने, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रदान करने के लिए फाइटो हार्मोन आपका जो है उसको कहा जाता है। ये सब आपका जनरली नॉर्मल फैक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आइए। यदि क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है, यदि 10 ओम के प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी है तो 1 मिनट में निष्क्रिय ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। क्या क्या दिया है, देखिए प्रतिरोध आपका यहाँ पे दे दिया है कितना, तो प्रतिरोध दे दिया है आपका यहाँ पे 10 ओम दे दिया है, ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध दे दिया, धारा दे दिया 1.5, करंट आपका कितना दे दिया है, करंट आपका कितना दे दिया है, ध्यान दीजिए, तो करंट आपका दिया है आई, आई आपका 1.5 एम्पियर आपका दे दिया है, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट में समय आपका कितना दिया है, समय, समय आपका कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड, 60 सेकंड आपका हो गया, 60 सेकंड हो गया आपका। बस ये फॉर्मूला बैठाइए, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर, आई कितना है, आई यहाँ पे 1.5 एम्पियर, तो 1.5 का स्क्वायर उन्हें आर कितना है, आर कितना है भैया, आर है आपका 10 ओम, आर आपका 10 ओम है, और टी कितना है, टी हो गया आपका 60 सेकंड, 60 सेकंड। सॉल्व कर दीजिए 15/10 आसान तरीका से, गणित आपका तेज है, 10 और है 10 और है 60, ये कट गया, ये 2 को 0 से, ये 2 को 0, 15 का स्क्वायर 225, 225 गुने 6 कितना आएगा इसका आंसर, 225 गुने 6। जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट कीजिए, इसको बस आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1350 जूल, सॉल्व कीजिएगा 1350, ये 5 होगा, 1350 जूल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। केकर सही हुआ है, आंसर को पहले कमेंट करिएगा, बाद में मिलाइएगा कि 20 में से कितना नंबर आपका आ रहा है। अगले क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा किया जाता है तो किया गया कार्य आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, किया गया कार्य बताना है। देखिए कार्य के लिए हम लोग क्या जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू बल गुने विस्थापन होता है ना, F गुने S। तो बल कितना दिया है 1 न्यूटन, 1, विस्थापन कितना है 1 मीटर, तो 1 गुने 1, सिंपली एकदम आसान आंसर है, 1 जूल आपका आंसर हो जाएगा। कहां दिया है आंसर, ऑप्शन नंबर सी, एग्जाम में ही क्वेश्चन आया हुआ है, 1 जूल आपका हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सबका सही आया होगा। अगले क्वेश्चन पे, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए भैया ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ओपेरिन का सिद्धांत जो है आपका वो किससे है, केमिकल आपका रासायनिक विकास, रासायनिक विकास से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ओपेरिन का सिद्धांत किससे है, तो केमिकल इवोल्यूशन से, रासायनिक विकास से है। ओपेरिन के बारे में जरा सा कुछ फैक्ट को अगर हम लोग देखें
तो यह क्या दिखाई देगा, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है, पहला पॉइंट। अलेक्जेंडर ओपेरन एक कहाँ के थे, तो रूसी जीव रसायनिक थे। क्या थे वो, रशियन बायोकेमिस्ट थे। वो क्या थे, रशियन बायोकेमिस्ट थे। ओपेरन जो थे वो क्या थे, रशियन बायोकेमिस्ट थे ओपेरन, रशियन बायोकेमिस्ट थे आपका, ठीक है, वही चीज आपका लिखा गया है। अलेक्जेंडर ओपेरिन एक रूसी जीव रसायनज्ञ थे, ठीक है। उन्होंने एक प्राथमिक रूप से कार्बन आधारित अणुओं से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत की खोज की। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है ओपेरिन के द्वारा कार्बनिक आधारित अणुओं से उन्होंने जो है प्राप्त किया है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्याओं को बनाए रखने, उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। देखिए किसको रोक दीजिएगा, प्रजनन को रोक दीजिएगा तो आगे माहे कहां से जो है हो पाएगा। तो ये क्या है, सिंपली आपका प्रजातियों की व्यक्तिगत की संख्या को बनाए रखने और संख्या को और विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन को तो कौन सा आवश्यक है, तो भैया ये आपका क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्शन। कौन सा आवश्यक है, तो रिप्रोडक्शन, प्रजनन आपका जो आएगा इसका सही उत्तर आ जाएगा। रिप्रोडक्शन आपका जो है, प्रजनन आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एथलीट की त्वरित वेग अधिकतम होती है। कब होगा अधिकतम, अगर एथलीट इन्हें कब एक वृत्ताकार पथ पे दौड़ता है, रनिंग इन ए सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ पे अगर एथलीट दौड़ता है तो क्या होता है वहां पे, तब उसका एथलीट की त्वरित वेग अधिकतम होती है, वृत्ताकार पथ पे दौड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर आएगा। एक वृत्ताकार पथ पे दौड़ेगा तो एथलीट का त्वरित वेग आपका क्या होगा, अधिकतम आएगा, सर्कुलर ट्रैक पे अगर जो है दौड़ेगा वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक जो है भागना जारी क्यों रखता है। देखिएगा कि दौड़ते समय आप खुद ही जब दौड़ते होंगे, मान लीजिए आपको यहां तक दौड़ना और तेजी से आप दौड़ रहे हैं, तो धावक उसके बाद भी आगे तक, रेखा के बाद तक भी दौड़ते रहता है। किसके कारण, जड़त्व के कारण भैया। किसके कारण, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ के कारण, जड़त्व के कारण। तो गति की जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गति की जड़त्व उसे क्या करती है, आगे बढ़ाती है। इसीलिए धावक जो है आप देखिए कि जो लाइन रहता है ओकरा से आगे ले दौड़ते रहता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम गति की जड़त्व के कारण उसे आगे जो है बढ़ाती है। गति का जड़त्व कौन सा हो गया, न्यूटन का प्रथम नियम। पहला नियम आप देख लीजिए कौन सा नियम है, तो जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम कौन सा है, तो संवेग का नियम है दूसरा नियम। और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का आपका जो है नियम है, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, दौड़ रहा है गति में है तो वो गति में ही रहेगा। वो कौन सा नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम है, उसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम। इसी के कारण धावक जो है दौड़ रहा है तो अंतिम तक के बाद भी दौड़ते रहता है, यही कारण है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम सुगंधित बन जाता है, बताइए भैया। आटा में जो आप देखिएगा किसका, सबसे पहले तो आप इसका आंसर जान लीजिए। नरम किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। किस गैसों में से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर आएगा। कहां से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपका जो है इसका सही उत्तर आपका आएगा, ठीक है। इसमें आपका क्या हो गया, एक आपका किसके वजह, जैसे पानी में, आटवा में जो पानी मिलाते हैं साथ में बेकिंग सोडा, क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा, NaHCO3 और इसको जब गर्म करते हैं तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है।
तो आटा के अंदर तो कौन से गैस के बारे में पूछा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका आ जाएगा। लेकिन आटा के अंदर पानी मिलाते हैं और पानी के साथ बेकिंग सोडा भी आपका जो है रहता है। क्या रहता है, पानी के साथ आपका बेकिंग सोडा मिला दीजिएगा तो आपका क्या होगा, एकदम नरम हो जाएगा। इसी को सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। क्लियर। तो जैसे पूरी भी बनता है, पूरी पूरा फूल जाता है और बहुत ही बढ़िया एकदम सुगंधित करता है, स्पॉन्जी होता है, तो उसके अंदर क्या, पानी के साथ बेकिंग सोडा उसमें मिला देने पे होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरा प्रतिबिंब का परिणाम होता है, इसे क्या कहा जाता है। दोहरा प्रतिबिंब का परिणाम कहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा प्रतिध्वनि में। प्रतिध्वनि में आपको जो है मिलेगा, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर आएगा, उसको रेजोनेंस कहा जाता है। प्रतिध्वनि आपका दोहरा प्रतिबिंब आपका बनता है। एक यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, आसान फैक्ट है, इसको जरा देखिए। प्रतिध्वनि में श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी क्या होती है, तो 17 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, बीच की दूरी 17 मीटर आपका जो है होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है किसके द्वारा किया गया, तो जिसको क्या कहा जाता है, प्लैंक्स कहा जाता है। प्लैंक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्वांटम सिद्धांत जो है प्लैंक के द्वारा जो है दिया गया। प्लैंक्स कांस्टेंट E इक्वल टू एच न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, इसको एच से डिनोट करते हैं, है ना। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया, प्लैंक्स के द्वारा प्रदान किया गया। और एच का मान कितना होता है, प्लैंक्स नियतांक का मान कितना होता है, तो इसका आपका मान होता है, देखिए कितना होता है, 6.64 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ये आपको याद रखना है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत में कहा गया है कि सभी वस्तु विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जित करता है। किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जित करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का आपका उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये तरंग क्या करते हैं, परमाणुओं और अणुओं में पाए जाने वाले आवेश के दोलनों से उत्पन्न होती है। जो परमाणु और अणु में जो आवेश के दोलनों से जो है आपका उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर भैया कौन सा है, बताइए जल्दी से। सबसे कठोर जो है कौन सा है, बताइए। सबसे कठोर कौन सा है आपका, कौन सा आएगा सबसे कठोर आपका जो है, ये है आपका हीरा। कौन सा है, हीरा। ये किसका होता है, कार्बन का होता है। हीरा आपका किकर होता है, तो हीरा आपका कार्बन का होता है। किसका होता है, कार्बन। डायमंड आपका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, डायमंड। ऑप्शन नंबर बी आपका जो आएगा सही उत्तर आएगा। किसका होता है, तो कार्बन का होता है। देखिए जरा सा यहाँ पे दिया है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ठीक है, हीरा कार्बन से बने होते हैं। किसका, कार्बन से बने होते हैं, जो पृथ्वी की गहराई में पाए जाने वाले उच्च दाब और ताप से प्रभावित होता है। जो पृथ्वी के गहराई में उच्च दाब मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से आपका जो है प्रभावित होता है। ठीक है, हीरा का आपका जो है अपवर्तनांक कितना होता है, याद रखिएगा 2.42, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात किया गया है, तो हीरा का कितना होता है 2.42। एग्जाम में आपका पूछता है 2.42। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण कितना आएगा, बताइए जल्दी से। देखिए क्या क्या दिया है, बस फॉर्मूला बैठाइए हो जाएगा। W इक्वल टू क्या होता है, कार्य बराबर W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। कार्य कितना दे दिया है, तो कार्य दे दिया है 20 जूल, तो 20 बैठा दीजिए। ठीक है, बल कितना दिया है, तो बल दिया है यहाँ पे 20 न्यूटन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 20 न्यूटन हो गया। क्लियर। उसके बाद विस्थापन कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर है। कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखिए यहां से अब क्या करते हैं, काट देते हैं। हाई 20 से तो हाई 20 कट गया, ठीक है, हाई 2 आ गया, मतलब यहाँ पे आपके सामने क्या बच गया, तो कॉस थीटा बराबर यही ना बचा, कॉस थीटा बराबर हाफ। हाई 2 है, ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा,
मतलब cos थीटा बराबर हाफ में कितना मान होता है, तो cos 60, cos 60, ये याद रखिएगा कि cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, तो हाफ होता है। 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, हाफ होता है, ये आपको याद रखना है। cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ होता है। आसानी से यहाँ से आप समझ गए, क्या समझ गए कि जब भैया cos थीटा इक्वल टू cos 60 हो गया तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आपका आ गया। आंसर क्या हो गया आपका, आंसर आपका हो गया 60 डिग्री। कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री आपका बनेगा। आंसर आपका कितना हो गया, तो ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान होता है हाफ होता है। क्लियर, चलिए कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। अगले नंबर क्वेश्चन पे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोग डिस्कशन किया है, इसलिए इस सब क्वेश्चन में अब समय नहीं लगेगा। जितना पिछला वाला 15 को डिस्कशन किए, सेम रिलेटेड एक के टाइप से आता है, इसीलिए एनालिसिस जरूरी रहता है। सेम टाइप से क्वेश्चन सेट, अधिकतर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करती है, तो भैया किसको करती है, धातुओं को अधातुओं से। देखिए इधर वाला आपका हो गया धातु, ये बहुत बार बताए हैं, फिर भी देख लीजिए। ये धातु हाई हो गया टेढ़ा मेढ़ा, है ना टेढ़ा मेढ़ा, और ये वाला आपका हो गया अधातु। तो धातुओं को अधातुओं से आपका अलग करती है, यही चीज है। किसको अलग करती है, तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर आएगा। ठीक है, इसीलिए अब कोई क्वेश्चन में अब आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। मनुष्यों में से एक संयोजी उत्तक, अब बताइए कौन नहीं जानता है कि संयोजी उत्तक क्या क्या हो गया आपका। बोन आपका कौन सा है, हड्डी आपका, बोन आपका कौन सा है, संयोजिक उत्तक है। ब्लड आपका कौन सा उत्तक है, ब्लड आपका संयोजिक उत्तक है। कार्टिलेज आपका संयोजी उत्तक है। तो मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक का उदाहरण पहचाने, तो भैया आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डी आपका। बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो आएगा सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी बोन आपका जो है सही उत्तर है। देखिए जरा सा संयोजी उत्तक के कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लिया जाए, हड्डी मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण है। मनुष्यों में संयोजी उत्तक में रेशेदार उत्तक वसा, बोन हो गया हड्डी, अस्थिमज्जा और रक्त जो है ब्लड आपका शामिल होता है। संयोजी उत्तक का आपका वो सब एग्जाम्पल है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्नलिखित धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा 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 अच्छा, देखिए किसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अपचयन, कार्बन की उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नहीं तो लोहा को तो किया जा सकता है, तांबा को किया जा सकता है, जस्ता को किया, सोडियम को नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। सोडियम बहुत ही क्रियाशील होता है भैया, पानी में एकदम तुरंत घुलनशील होता है, एकदम क्रियाशील, इसीलिए उसको किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है। सोडियम आपका जो आएगा इसका सही उत्तर आएगा। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्नलिखित धातुओं में से किसको नहीं किया जा सकता है, किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है सोडियम के बारे में। सोडियम जो है ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रियाशील करती है, ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ प्रतिक्रियाशील जो है आपका करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बस देखते हैं आपके सामने। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कौन सा, देखिए जरा सा, देखिए जरा सा। जब सोडियम क्लोराइड, जैसे जैसे बोला है लिख दीजिए, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल, सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल मध्य, पानी में बने घोल मध्य बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH2 आपका जो है बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका जो है बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका बनता है, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले। अच्छा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा समझने वाला
NaCl। सोडियम क्लोराइड एक क्या है, आयनिक यौगिक है जिसमें क्लोराइड आयन और सोडियम आयन होता है। सोडियम क्लोराइड में ये वाला हो गया Cl माइनस, ये हो गया आपका क्लोराइड आयन, और Na प्लस ये हो गया आपका कौन सा, तो सोडियम आयन। यही चीज बोला गया है, ये माइनस लग गया है तो आपका क्लोराइड आयन हो गया, इसमें प्लस लग गया तो सोडियम आपका आयन हो गया। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु के गठन करने वाले, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुओं के, अणु की गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता, एटोमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटोमिसिटी करते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आ जाएगा, एटोमिसिटी कहते हैं, परमाणुकता जो है कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले। अच्छा हाँ, एक और यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, इसको देखिए। परमाणुकता क्या होता है? किसी तत्व, पदार्थ या यौगिक के अणु से बंधे परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन जो है अणु में 2 परमाणु होता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन, ये आपका अणु में कितना परमाणु, तो 2 आपका परमाणु होता है, 2 परमाणु होता है। यहाँ 2 है ना, इसीलिए 2 हो गया भैया। वैसे ही अगर देखा जाए यहाँ पे तो सल्फर जो है, सल्फर परमाणु में कितना आपका होता है? सल्फर जो है अणु में कितना परमाणु होता है? तो 8 होता है, 8 आपका परमाणु होता है। क्लियर? S8 होता है सल्फर का। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। 1 हॉर्स पावर 1 HP अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? बहुत बार कर लिए, 746 वाट, 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट होता है। अच्छा, एक और फैक्ट यहां से काफी अच्छा लगा, ये वाला पॉइंट देखिए। स्कॉटलैंड के इंजीनियर जो है जेम्स वाट द्वारा अश्व शक्ति, हॉर्स पावर को परिभाषित किया गया। तो कहां का? स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे जेम्स वाट, उन्होंने ही अश्व शक्ति को परिभाषित किया है 18वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाला पॉइंट है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या दे दिया है, कितनी होती है? तो कक्षों की संख्या 3 होती है। वही अगर रहता है तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर बदल जाएगा। तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो तीसरा में 2 8 8 है ना। देखिए जोड़ लीजिए, 2, देखिए यहाँ पे दिखाई देगा आपको तत्वों की संख्या, कहाँ गया? यहाँ है 2। देखिए तत्वों की संख्या 2 8 8 18 18 32, इसके बाद 32। तो तीसरा नंबर में क्या है? कितना तत्वों की संख्या है? तो तत्वों की संख्या कितना है? तो 8 आ जाएगा, तत्वों की संख्या 8 होगा। लेकिन आवर्त में तत्वों की कक्षाओं की संख्या कितना है? तो 3 है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही उत्तर आएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर आएगा। ये सब नॉर्मल चीज दिया है कि आवर्त में बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या कौन सा बढ़ता है, कौन सा घटता है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका देखिए, बर्फ जो है पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व क्या है? बताइए जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसका घनत्व कम होगा ऊपर रहेगा, तैरेगा। तो क्या होता है? बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। देखिए जरा सा, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है ना, इसलिए बर्फ वह तैरता है पानी में, 0.9 होता है। ठीक है, और पानी का घनत्व कितना होगा? पानी का घनत्व कितना होगा? पानी का घनत्व तो आपका 1 होता है। अब बताइए जल्दी से, किसको किसको इसमें डाउट है, जल्दी से बताइए। पानी का घनत्व 1 होगा और आपका बर्फ का होता है 0.9। तो किसका घनत्व कम है? तो भैया कम केकर है? तो बर्फ का आपका घनत्व कम है,
इसलिए बर्फ जो है पानी पर तैरता है, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, वो ऊपर रहेगा, इसलिए तैरता है। बर्फ का घनत्व 0.9 है और पानी का घनत्व 1 हो गया, तो भैया बर्फ का घनत्व कम है। अब बताइए आप लोग कि इस सेट में से, क्योंकि देखिए 15 जब सेट कर लिए, अधिकतर सेट में आपका लगभग सेम टाइप से कंसेप्ट रहेगा, लेकिन हमको करना पूरा है 300 सेट आपका CBT 1 का आपका एनालिसिस अब लगातार आपके सामने रहेगा। देखिए तो ये आज आपका 17वां नंबर था। लास्ट में आपको कमेंट ये भी करना है कि 20 में से किसका आया, किसी का 18 आया होगा, किसी का 19 आया होगा, तो इस टाइप से आप मार्क्स को आप अपना कमेंट कीजिएगा, या फिर आप कीजिएगा किसी को 17 क्वेश्चन होगा तो वो लिखिएगा कि 17 मार्क्स आया है, ऐसे करके, ठीक है। चलिए पढ़ाई जो है करते रहिए, एग्जाम आपके सामने ALP का सबसे पहले जल्दी एग्जाम लिया जाएगा, इसमें देरी आपका जो है नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला जो है हम लोग इसका कौन सा शिफ्ट करेंगे, तो अगला हम लोग तीसरा शिफ्ट करेंगे, ये हम लोग अगला हम लोग तीसरा शिफ्ट करेंगे, ठीक। कोई डाउट नहीं है, इसको लेना है तो इसको आप लोग ले भी सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं कब, तो अगले क्लास में मिलते हैं, तीसरे शिफ्ट में मिलते हैं। तो एकदम अब जुड़ जाइए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे कि भैया आगे जैसे एग्जाम डेट अनाउंस करेगा बेहतर। हाँ और एक चीज आपको बताना चाहते थे, जो भी बच्चे नए होंगे ध्यान दीजिएगा, ये जो ऐप है, ये जो आपको यहाँ पे ऐप है, ये चीज हम बताना भूल गए हैं, थोड़ा ध्यान दे दीजिए आप लोग। ये देखिए इस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिएगा 2500, ये जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं MG क्लासेस ऐप को, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिएगा। टेस्ट सीरीज पे बहुत ही पूरा ऑल एग्जाम का प्रीवियस ईयर दे दिए हैं, हर एक एग्जाम का, ALP टेक्नीशियन, RPF, NTPC, ग्रुप डी, हर एक पे काम हो रहा है। इसमें टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिएगा, इस ऐप को इंस्टॉल करके टेस्ट सीरीज पे 2500 साइंस, 2500 प्लस साइंस NCERT, साइंस NCERT एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 2500 क्वेश्चन, एक से बाहर आपको सोचना नहीं है, इस सब को टेस्ट देना, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2500 प्लस क्वेश्चन वाला जाके आप लोग को अभी से लेकर रिवीजन करना, हर एग्जाम में आपका काम आएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले जो है आपका, मिलेंगे अगला जो है सेट में। धन्यवाद सभी को।